उन्होंने ये सवाल सबसे पहले बड़े पैमाने पर उठाया कि भाई कम से कम जीने के लिए सबको ज़मीन तो मिलनी चाहिए। किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन और हमारे पास कुछ भी नहीं, ऐसा मत करो, हमको भी कुछ ज़मीन दे दो, नहीं दोगे तो हम छीनेंगे, है ना। किसी भी चीज़ को मांगने के दो ही तरीके हैं, मांगने से मिल जाए तो बहुत अच्छा, मांगने से नहीं मिले तो छीन लो। तो उन लोगों ने छीन लो का रास्ता जब अपनाया तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर अशांति फैली। सरकार के पास तो पुलिस होती है, हथियार होते हैं, तो सरकार ने पुलिस की ताकत से, हथियार की ताकत से ज़मीन मांगने वालों को दबाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। ऐसे समय में विनोबा जी दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में घूम रहे थे। ऐसी ही कोई सभा होगी, उस सभा में वो बात करते करते पूछ रहे थे, भाई आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, क्या परेशानी है सबसे बड़ी। तो किसी ने उठ करके कहा कि हुजूर हमारे पास ज़मीन नहीं है, खाने कमाने के लिए, झोपड़ी बांधने के लिए ज़मीन नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि पाँव रखने की एक ज़मीन तो हो हमारे पास। तो ज़मीन कौन ला बना सकता है, किसी कारखाने में तो ज़मीन बनती नहीं है। तो बड़ा प्रश्न हो गया। विनोबा जी भी सोच में पड़ गए कि इसको क्या जवाब दे। पूछ तो लिया कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, अब मुसीबत कह रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो वो भी परेशान हो गए। फिर अचानक उनके मन में कुछ आया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे गांव का एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि भाई हमारे पास ज़मीन नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्या तुम गांव के लोग मिलकर इस आदमी की समस्या हल नहीं कर सकते हो? तो ये बात उन्होंने कही और उसी सभा में गांव का एक आदमी उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा कि अगर यही समस्या इसकी है तो चलिए मैं अपनी ज़मीन में से इतनी ज़मीन देता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। ज़मीन का सवाल इतना बड़ा नाजुक सवाल है कि भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। इसने 2 इंच इधर दीवार बना दी, उसने 2 इंच उधर दीवार बना दी, इसमें तो वर्षों मुकदमे चलते हैं, खून खराबा हो जाता है। और खुली सभा में एक आदमी मांगता है कि ज़मीन दो और एक आदमी कहता है कि ठीक है मैं अपनी ज़मीन में से देता हूँ ज़मीन। ये सवाल और ये जवाब दोनों ही विनोबा जी को एकदम हैरान कर गया कि ये क्या हुआ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मांगने से कोई कह देगा कि ले लो ज़मीन हमारी। उनको लगा कि ये एक रास्ता हो सकता है, अगर देश के हर आदमी के दिल तक पहुंचकर ये बात कही जाए कि भाई देश में इतनी बड़ी अशांति जिस बात के लिए फैल रही है, उसका रास्ता ये है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करना शुरू करें। इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया और यहाँ से एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसको कहते हैं भूदान का आंदोलन। भूदान, जमीन का दान दो। अब तक पैसे का दान मिलता था और चीज़ों का दान मिलता था, जमीन भी दान में मिलती है। ये बात पहली बार सामने आई और देखा कि लोग जमीन दे रहे हैं। ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, पूरे देश में फैला और विनोबा जी ने अपना एक तरीका ही बना लिया कि वो देश भर में घूमते थे और ज़मीन मांगते थे और लोग ज़मीन देते थे वो। लेकिन ज़मीन लेकर करेंगे क्या? बहुत सारी ज़मीन तुमको मिल जाए तो क्या करोगे? ज़मीन लोगों को बांट दें तो क्या होगा उससे? उनके मन में सवाल ये खड़ा हुआ कि ज़मीन अगर दे देते हैं तो जो ज़मीन जिसको मिलती है वो भी तो वैसा ही बन जाता है जैसे दूसरे लोग। वो भी फिर दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, अपने ही बारे में सोचता है। तो उनके मन में सवाल उठा कि सिर्फ ज़मीन देने से कुछ नहीं होगा, ज़मीन भी दें और समझ भी दें, दोनों का दान होना चाहिए। इसको कौन बताए कि भाई तुमको जो ज़मीन मिली है ये इसलिए मिली है कि तुम भी दूसरों की मदद करो। एक दूसरे की मदद से समाज को आगे बढ़ना चाहिए, तभी लोक मजबूत होगा, नहीं तो तंत्र हमेशा उसको दबा कर ही रखेगा। ये दर्शन आगे बढ़ाया उन्होंने
और ये दर्शन भूदान से शुरू हुआ और ग्राम स्वराज्य के एक बड़े दर्शन के रूप में बदल गया, जिसमें उन्होंने पूरी तस्वीर हमारे सामने खींचकर बताई कि अगर लोग को मजबूत होना है, प्रभावी होना है, तंत्र का मुकाबला करना है, तो इतने सारे परिवर्तन समाज में करने पड़ेंगे, तुमको अपने व्यवहार में इतने सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, तब जाकर तुम इतने ताकतवर हो सकते हो कि एक इतनी बड़ी शक्ति का मुकाबला भी कर सको और उसको कंट्रोल में भी रख सको। क्योंकि जो कंट्रोल में रखता है उसका राज होता है। तंत्र कंट्रोल में रखता है तो तंत्र के अंदर हम दबे होते हैं। लोग मजबूत होगा तो तंत्र को अपने कंट्रोल में रखेगा। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है, जितनी आसानी से मैंने ये कहानी कह दी तुम्हारे सामने, इतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल होती है इसको समझने में। उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है इसको करने में, क्योंकि जब तुम आदमी के साथ बात करते हो, आदमी को समझाने की कोशिश करते हो, तो आदमी आसानी से समझता नहीं है, क्योंकि तुम आसानी से आदमी को अपने लोभ से, अपने लालच से, अपनी संपत्ति से अलग नहीं कर सकते। तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन विनोबा जी ने रास्ते कुछ ऐसे ढूंढे जिस रास्ते ने इस काम को बहुत सरल बनाने की कोशिश की, और हजारों हजार लोग, तुम्हारे जैसे नौजवान लोग, आज़ादी के ज़माने में गांधी जी के साथ जैसे नौजवान लोग निकल कर आए और आज़ादी की लड़ाई को लड़ी, उस तरह से विनोबा के कहने से हजारों हजार नौजवान लोग बाहर आए, अपना सारा काम धंधा कैरियर छोड़ करके इस ग्राम स्वराज्य के आंदोलन को आगे बढ़ाने के काम में लगे और इस गाड़ी को बहुत दूर तक लेकर गए। लेकिन एक आदमी जो एक काम शुरू करता है वही उस काम को मंजिल तक पहुंचा दे, ऐसा तो होता नहीं। मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत नए नए लोगों को इसमें जुड़ना पड़ता है। तो गांधी जी ने जो लोकतंत्र में लोग को मजबूत बनाने का काम शुरू किया, वो गोली खाने के साथ में ठिठक गया। वहाँ से विनोबा जी ने उस काम को फिर आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा करके एक जगह तक पहुंचा दिया। उनके साथ काम करने वाले, सोचने वाले लोगों को यह एहसास कराया कि ये रास्ता हो सकता है जिस रास्ते में से जवाब निकलते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते इस आंदोलन की गाड़ी भी ठिठकने लगी, क्योंकि समाज में सिर्फ परिवर्तन करने वाले लोग ही काम नहीं करते रहते हैं, परिवर्तन को रोकने वाले लोग भी काम करते रहते हैं। वो भी तो है ना दुनिया में। गांधी जी हैं तो गांधी जी को गोली मारने वाला है गोडसे भी दुनिया में है। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि गांधी जी को कोई रोकने वाला नहीं। ये दोनों ताकतें समाज में हमेशा काम करती हैं। तुम समाज को नया बनाना चाहते हो, बहुत सारे लोग समाज को पुराना ही बना कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उस पुराने समाज में वो ऊंची जगह पर थे। तो वो चाहते नहीं है कि जगह बदले। उनको मालूम है कि आदमी अगर सफल होगा तो हम भी नीचे आ जाएंगे, सबके बराबर में आ जाएंगे। सबके बराबर में आना किसी को पसंद नहीं। सबके बराबर में आने में उसी को आनंद है जो लोग को मजबूत बनाना चाहता है। नहीं तो तुम देखते हो ना, तुम्हारे बीच से प्रेरणा जी ने पूछ लिया कि भाई कितने लोग चुनाव में खड़े होंगे, तो सब तुम लोग दौड़कर स्टेज पर चले गए चुनाव में खड़े होने के लिए। क्यों गए स्टेज पर? इसलिए कि हम सबके मन में है कि हमको वहां पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे कुछ लोग मजा कर रहे हैं। हम भी करेंगे, हम ईमानदारी से मजा करेंगे। अरे सब ईमानदारी से ही मजा करने गए थे, मजा करने में ही बेईमानी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे तुम लोग स्टेज पर गए, वैसे समाज में लोग दौड़ दौड़ के स्टेज पर जाते ही रहते हैं। वो लोग हैं जो समाज को बदलने से रोकते हैं। वो लोग हैं जो किसी विनोबा, किसी गांधी के सामने खड़े हो जाते हैं और अगर तुम कहने से नहीं रुकते हो तो गोली मार देते हैं।
तो समाज में जितने भी नए तरह के काम करने वाले लोग आते हैं, कोई गांधी जी पहले नहीं थे जिनको गोली लगी थी। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। क्यों चढ़ा दिया था? क्योंकि एक आदमी था जो अपने समय में जो लोग ऊपर बैठे हुए थे उनको बराबर में लाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको सूली पर चढ़ा दिया। ऐसे इतिहास में दर्जनों उदाहरण तुमको मिलेंगे जो सच और परिवर्तन का काम करने वाले लोगों को सजा देते हैं। तो हम ही लोग हैं जो परिवर्तन लाते हैं और हम ही लोग हैं जो परिवर्तन को रोकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा काम किसको करना है? हम लोगों के बीच करना है, लोगों के बीच बैठना है, लोगों को समझाना है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुमको लग रहा है कि स्टेज पर चले गए, कल को ऊपर पहुंच जाएंगे तो बड़ी लड़ाई जीत लेंगे, तो सैकड़ों लोग तो ऊपर चले गए, हजारों लोग ऊपर चले गए। इतने सारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इनसे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इनके बाद भी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी ऊपर चला जाता है, बाकी समाज तो वहीं रह जाता है जहाँ पर है। तो जिसको अपने समाज की फिक्र है वो क्या कहेगा? वो कहेगा वहाँ मुझको नहीं जाना है, मैं तो यहीं लोगों के बीच में काम करूँ। तो अगर गांधी जी चाहते तो 1947 में जब आज़ादी मिली तो इस देश के राष्ट्रपति बन जाते, इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते। कोई रोक नहीं सकता था उनको सिर्फ कहने की देर थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिसको प्रधानमंत्री बनना हो बनो, मुझको क्या करना है? उन्होंने कहा मैं तो इस काम को फिर अब जनता को फिर से संगठित करूँगा, क्योंकि देश अब आज़ाद हो गया। अब आज़ाद जनता को क्या करना चाहिए, ये काम करने के लिए मैं उनके बीच में गया। उसमें गोली खाने के बाद वो गिरे तो विनोबा ने कहा कि इस काम को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग गांधी जी को ठीक से समझे हैं तो गांधी जी का काम तो लोगों के बीच में खड़ा करना था, लोगों के बीच में जाना था, कुर्सी पर जाना नहीं था। तो विनोबा जी ने उस काम को आगे बढ़ा करके एक जगह तक पहुंचाया। जयप्रकाश नारायण एक तीसरे तरह के आदमी। विनोबा जी महाराष्ट्र में जन्मे थे, गांधी जी गुजरात में जन्मे थे, जयप्रकाश नारायण बिहार में जन्मे। तीनों की पृष्ठभूमियाँ बहुत अलग अलग है। विनोबा जी ने अपने देश के अलावा दुनिया का कोई देश देखा नहीं था, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी उनके पास पढ़ाई की। गांधी जी की पढ़ाई भी इंग्लैंड में हुई थी, जयप्रकाश नारायण की पढ़ाई अमेरिका में हुई थी। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे फिलॉसफी से ज़्यादा परिचित हुए जो गांधी जी की फिलॉसफी से बिल्कुल उल्टी थी, जिसको कम्युनिज्म कहते हैं। अब उस विस्तार में भी मैं नहीं जाता हूँ कि कम्युनिज्म क्या होता है, लेकिन एक कम्युनिस्ट दर्शन है जिस दर्शन को अमेरिका में उन्होंने पढ़ा, समझा, सीखा और उसको मानने लगे कि ये रास्ता है जिस रास्ते से अपने देश को आज़ादी भी मिलेगी और अपना देश आगे भी बढ़ेगा। वो जब भारत लौट कर आए अमेरिका से पढ़ करके, तो यहाँ आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, गांधी जी सारे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वो भी आकर इस आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन गांधी जी से वो बिल्कुल सहमत